हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे हमारा 17 चैप्टर आंकड़ों का संकलन और प्रस्तुतिकरण, जिसके पिछले पार्ट में हमने आंकड़ों के संकलन के बारे में जाना था। अब हम पढ़ेंगे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बारे में। बच्चों, कोई भी आंकड़े हैं, यदि हमें उसे अर्थपूर्ण बनाना है तो उसको प्रस्तुतिकरण अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुतिकरण से जो आंकड़े हैं वो अर्थपूर्ण बन जाते हैं और समझने योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ दे रखा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। सूचियों और प्रश्नावली के रूप में संकलित आंकड़े स्वतः स्पष्ट नहीं होते हैं। जो भी आंकड़े हमारे सामने सूचियों के रूप में हो, प्रश्नावली के रूप में हो, तो उससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे कैसे आंकड़े होते हैं? शुद्ध आंकड़ों के रूप में होते हैं। इन्हें अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन्हें प्रस्तुत करने योग्य बनाना पड़ता है। यदि हमें इनसे अच्छे से जानकारी हासिल करनी है, इन्हें मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें इसे प्रस्तुत करने योग्य बनाना होगा और उसके लिए हमें इसका वर्गीकरण करना होगा और सारणीयन करना होगा। वर्गीकरण और सारणीयन मतलब जो भी आंकड़े हमारे पास इकट्ठा है, हम उन्हें वर्गीकृत कर लें, अलग अलग भागों में उनको बांट लें, उनकी सारणी तैयार कर लें, तो इससे आंकड़ों को क्रम के अनुसार प्रस्तुत करने में मौलिक उपकरण है। ये जो वर्गीकरण है और सारणीकरण है, इससे आंकड़े अर्थपूर्ण हो जाते हैं और ये मौलिक उपकरण है जिससे हम आंकड़ों को और समझने योग्य बना सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण आंकड़ों को उनकी समानता और निकट संबंध के अनुसार वर्गों और समूह में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। जो भी आंकड़े जिस कैटेगरी के होते हैं, अर्थात जो आंकड़े जिस तरह से होते हैं, हम उसको उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि आपने कबाड़ी को देखा होगा। कबाड़ी क्या करता है? जैसे कि उसने अलग अलग जगह से कबाड़ इकट्ठा किया, तो कांच की बोतल को एक जगह कर लेगा, इसके अलावा गत्ते हैं उसको वो एक जगह कर लेगा, और इसके अलावा अखबार है उनको एक जगह कर लेगा। तो उसने कैटेगरी वाइज उनको क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जिस तरह के आंकड़े होते हैं उनको हम अलग अलग डिवाइड करके उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। बड़ी संख्या में आंकड़े अपने मूल रूप में शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं। यदि आंकड़े हमने बहुत ज्यादा इकट्ठे किए, अलग अलग घर पे जाके या किसी भी तरह से हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, तो वो एक क्या होंगे? हमारे पास बहुत सारा एक पोथा इकट्ठा हो जाएगा। तो वे सारे आंकड़े कैसे होंगे? शुद्ध आंकड़े, जिससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें उनका वर्गीकरण करना होगा जिससे कि हमें समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद आता है चर और गुण। चर क्या होता है और गुण क्या होते हैं? चर क्या होता है? जब आंकड़ों को वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जा सकता है तो उसे हम कहते हैं चर। जो आंकड़े हमारे पास इकट्ठे हुए हैं उसे हम समय के आधार पर या आकार के आधार पर, मात्रा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे कि ऊंचाई, वजन, लंबाई, दूरी, चरों के क्या है? कुछ उदाहरण हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं? चर, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? समय के आधार पर और आकार की मात्रा के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। चर कैसे होते हैं? विच्छिन्न भी हो सकते हैं और अविच्छिन्न भी हो सकते हैं। विच्छिन्न मतलब जिसका डिवाइडेशन पॉसिबल है नहीं है, और अविच्छिन्न जिसका डिवाइडेशन क्या है? पॉसिबल है। विच्छिन्न चरों का आमतौर पर एक विशिष्ट मूल्य या माप होता है। जो विच्छिन्न चर होते हैं उसका क्या होता है? एक विशिष्ट मूल्य होता है। मतलब हम उसको आधा या चौथाई डिवाइड नहीं कर सकते, एक विशिष्ट मूल्य यहाँ पर होगा। जैसे कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या। समझ में आ रहा है? जो विच्छिन्न चर होते हैं उसको हम डिवाइड नहीं कर पाते, वो एक विशिष्ट मूल्य होगा। जैसे कि बच्चों की संख्या है तो बच्चों की संख्या या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। ऐसे नहीं कि 1.5 हो गई, 2.5 हो गई। तो इस प्रकार से जो चर होते हैं वो विच्छिन्न चर होते हैं। जो एक विच्छिन्न चर है क्योंकि इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। समझ में आ रहा है कि चर की हम बात कर रहे हैं कि चर जिसमें हम लंबाई, ऊंचाई, वजन, दूरी आदि सब कुछ दिखा सकते हैं, जिसको कि हम समय या आकार के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। चर भी क्या होते हैं? 2 होते हैं, विच्छिन्न और अविच्छिन्न। सबसे पहले हमने विच्छिन्न की बात की कि विच्छिन्न जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसका एक विशिष्ट मूल्य होता है। जैसे कि उदाहरण देखो यहाँ पर दे रखा है, प्रति परिवार बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या। जैसे कि हमें देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? बच्चों की संख्या। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कितने परिवार है जिसमें कितने कितने बच्चे हैं। जैसे कि 0, 4, इसका मतलब है कि 4 परिवार ऐसे हैं जहां एक भी बच्चा नहीं है। 8 परिवार ऐसे हैं जहां पर एक ही बच्चा है।
20 परिवार ऐसे हैं जहां 2 बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमने इसका एक वर्गीकरण कर लिया। पहले हमने आंकड़े इकट्ठे किए, फिर उसके आधार पर हमने एक सारणी तैयार की और वर्गीकरण करके यहाँ पर हम ये दिखा पा रहे हैं कि कितने परिवारों में कितने कितने बच्चे हैं। इसके बाद आता है अविच्छिन्न चर। तो अविच्छिन्न चर में अपने पैमाने और माप में निरंतरता होती है। यहाँ पर हमने देखा कि विच्छिन्न चर में एक विशिष्ट मूल्य है जिसे हम बांट नहीं सकते, लेकिन अविच्छिन्न चर है उसमें एक निरंतरता होती है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसे हम बांट भी सकते हैं। जैसे कि हम ऊंचाई, वजन, लंबाई, दूरी आदि। ऊंचाई को जैसे हम ले लेते हैं कि ऊंचाई जैसे कि 5 फीट है और 6 फीट है, तो हम इसको बीच में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 5.1 भी होती है, 5.2 भी होती है, 5.3 भी होती है। तो इस तरह से अविच्छिन्न चर लगातार चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया होती है। अविच्छिन्न चर प्राय अविच्छिन्न श्रृंखला में रखे जाते हैं, इसीलिए ये लगातार चलती हुई होती है और इसे इसी श्रृंखलित बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ ऊंचाई का ही उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 60 फीट और 60 इंच और 62 इंच है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो सिपाहियों की संख्या कितनी है, 100। इसके बाद हम देखते हैं 62, 64, इसके बीच में कितनी है, 200। मतलब 200 जो सिपाही हैं वो 62 और 64 के बीच में है। तो यहाँ लगातार चला रहे हैं, इसमें 60 और 62 है तो 60.5 भी आ जाएगा, 61 भी आ जाएगा, 61.5 भी आ जाएगा और 62 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लगातार चलने वाली बना सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। समझ में आया? ये होते हैं अविच्छिन्न चर। इसके बाद आता है गुण। हमने चर पढ़ लिया, अब इसके बाद आता है गुण। गुण जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गुण जिसे कि मापा नहीं जा सकता, जैसे कि सुंदरता, कुरूपता। अरे समझ में कि जब आंकड़ों को समय अथवा आकार के परिमाण में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तो इसे हम क्या कहते हैं, गुण। गुण को तो हम क्या कर सकते हैं, आकार में या फिर इसमें समय में हम वर्गीकृत नहीं कर सकते, लेकिन चर है उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊंचाई को किया था, परिवार में बच्चों की संख्या को किया था, यहाँ पर हम इसका कोई माप नहीं दे सकते। जैसे कि सौंदर्य हुआ, बहादुरी हुई, योग्यता, सुस्ती आदि। गुणों की गहराई से जांच नहीं की जा सकती। एक सीमित उद्देश्य के अध्ययन के लिए इनकी केवल गिनती की जा सकती है। केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए हम इसकी गिनती कर सकते हैं, बस। हम इसको किसी मात्रा में माप नहीं सकते, जबकि हम चर को माप सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके बाद आता है सांख्यिकी श्रृंखला। क्या है? सांख्यिकी में 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें आंकड़ों को व्यवस्थितीकरण किया जा सकता है। 3 तरह की श्रृंखलाएं हैं जिसमें कि हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। जो पहली श्रृंखला है वो है व्यक्तिगत श्रृंखला। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे करते हैं तो उन आंकड़ों का एक बल्क बन जाता है, वो कहलाती है व्यक्तिगत श्रृंखला, क्योंकि हमने इसको ना तो कोई वर्गीकृत किया है ना कोई सारणीकरण किया है। तो ये श्रृंखला कहलाएगी आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला में मदों को व्यक्तिगत रूप में उनके मूल्यों के अनुसार दर्शाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से जैसे हमने एक परिवार के पास गए, उनके बच्चों की संख्या पूछी, दूसरे परिवार के पास गए, उनके बच्चों की संख्या पूछी, तीसरे परिवार के पास गए, उनके बच्चों की संख्या पूछी। तो व्यक्तिगत रूप से हमने क्या किए हैं, आंकड़े कलेक्ट किए हैं, तो जो श्रृंखला बनेगी वो व्यक्तिगत श्रृंखला बनेगी। प्रत्येक मद का अलग और व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। बड़ी संख्या में आंकड़े अपने मूल रूप में शुद्ध आंकड़े या अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई वर्गीकरण नहीं किया, कोई सारणीकरण नहीं किया, हमने केवल आंकड़े इकट्ठे करने का काम किया है। तो ये आंकड़े कैसे होते हैं, शुद्ध आंकड़े होते हैं। इसे हम अव्यवस्थित आंकड़े भी कहते हैं क्योंकि ये मौलिक आंकड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, किंतु जब इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो इसे हम सरणी या एरे कहते हैं। यदि हमने आंकड़े इकट्ठे किए और फिर आंकड़ों को हमने या तो बढ़ते क्रम में लगा लिया या घटते क्रम में, तो उसे हम एरे कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर हमको एक उदाहरण दे रखा है कि 20 विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में 100 में से क्या प्राप्त अंक है। ये 20 विद्यार्थियों के अंक है। व्यक्तिगत रूप से आप देख पा रहे हैं, किसी ने 40 प्राप्त किए, किसी ने 50, किसी ने 47, किसी ने 60। तो ये व्यक्तिगत रूप से हमने क्या किए, इकट्ठे किए, सबका अपना अपना मूल्य है। तो ये आंकड़े कैसे हो गए, व्यक्तिगत आंकड़े, और ये श्रृंखला कौन सी हो गई, व्यक्तिगत श्रृंखला। अभी इन्हीं आंकड़ों को हम यदि बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं तो सबसे पहले 33, उसके बाद 40, 40, 40, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हम घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो घटते हुए क्रम में क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। कहने का मतलब ये है कि जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं व्यक्तिगत रूप से सबके अलग अलग, हमने उन्हीं को बढ़ते हुए क्रम में और उन्हीं को घटते हुए क्रम में यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद आती है विच्छिन्न श्रृंखला।
जो पहली हमारी श्रृंखला थी वो थी व्यक्तिगत श्रृंखला, जो दूसरी श्रृंखला है वो है विच्छिन्न श्रृंखला, जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रत्येक मूल्य होता है और उसके साथ में उसकी क्या दी हुई होगी, यहाँ पर आवृत्ति दी हुई होगी, और वो मूल्य विशिष्ट मूल्य होगा जिसे हम टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की श्रृंखला को चरों को निश्चित अंतर के साथ क्रमशः उनकी आवृत्तियों के अनुसार तैयार किया जाता है। जैसे हमने देखा था परिवार में बच्चों की संख्या, तो हमने देखा कि जीरो बच्चे कितने परिवारों में हैं, तो हम उसकी आवृत्तियां देखेंगे तो कितनी, 4, कि 4 परिवार ऐसे हैं जहां पर 0 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चर लिए और फिर कितने कितने परिवार है उनको उनकी आवृत्तियों के द्वारा यहाँ पर दिखाया। तो ये श्रृंखला कौन सी श्रृंखला कहलाएगी, विच्छिन्न श्रृंखला। आवृत्ति से अभिप्राय क्या होता है कि किसी मद या मूल्य की पुनरावृत्ति से है। आवृत्ति मतलब कि वो जो मूल्य है वो कितनी बार आता है। जीरो यदि 4 है तो इसका मतलब 4 परिवार ऐसे हैं जहां पर 0 बच्चे हैं, तो 0 कितनी बार आया, 4 बार। तो कितनी बार उसकी आवृत्ति होती है, मतलब पुनरावृत्ति होती है किसी मूल्य की, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। याद रख लेना बच्चों, यदि एक विशेष मूल्य आंकड़ों के समूह में 4 बार आता है तो x की आवृत्ति क्या होगी, 4। समझ में आया कि यदि 0 मूल्य 4 बार आ रहा है या फिर कोई और मूल्य पूरी जो सारणी है उसमें 4 बार आ रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार की श्रृंखला केवल एक विच्छिन्न चर के लिए ही तैयार की जाती है, किंतु व्यवहार में अविच्छिन्न और विच्छिन्न चर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो हम सैद्धांतिक रूप से केवल विच्छिन्न चर के लिए इस तरह की सारणी तैयार करते हैं, लेकिन हम कभी कभी विच्छिन्न को और अविच्छिन्न को दोनों को आपस में चेंज करके भी इसको तैयार कर लेते हैं। उदाहरण जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि अंक दे रखे हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर हमने उसके आधार पर विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आवृत्ति हमने निकाल ली है। तो ये जो ऊपर चर है वो कौन से चर कहलाएंगे, विच्छिन्न चर। ठीक है, क्योंकि 30 ही आएंगे अंक, 30.5, 41.5 ऐसे अंक नहीं आएंगे, पूरे अंक आएंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सा चर माना है, इसको विच्छिन्न चर माना है। अब 30 अंक कितने बच्चों के आए हैं, 4 बच्चों के, मतलब 30 अंक की आवृत्ति 4 बार हुई है। 40 की कितनी बार हुई है, 6 बार हुई है। 50 की कितनी बार हुई है, 10 बार हुई है। तो इस प्रकार से हम एक सारणी तैयार करते हैं और ये श्रृंखला कहलाती है विच्छिन्न श्रृंखला। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद आती है अविच्छिन्न श्रृंखला। जैसे हमने पहले देखा कि अविच्छिन्न श्रृंखला जो कि लगातार चलती हुई है, जैसे कि हमने हाइट के रूप में देखा था 60 से 62 कितने सिपाहियों की है, इस तरह से अविच्छिन्न श्रृंखला में लगातार चलती हुई होती है और फिर हम उसका मूल्य निकाल लेते हैं कि उनके बीच में जो मूल्य है वो कितनी बार आता है। ठीक है, इस प्रकार की श्रृंखला आवृत्ति को उनके संबंधित चरों के समूह के साथ रखकर तैयार की जाती है, जिन्हें समूह में वर्गीकृत किया जाता है। एक समूह बना दिया जाता है, जैसे 0 से 10। अब 0 से 10 में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आ रहा है तो उसको संबंधित उसमें लिखा जाएगा क्योंकि वो उसकी आवृत्ति है। यहाँ पर एक विशिष्ट मूल्य नहीं होता। 0 से 10 मतलब 0 भी और 10 भी और उसके बीच के मूल्य भी आएंगे तो उनकी आवृत्ति वहां लिखी जाएगी। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये चर है हमारे। अविच्छिन्न श्रृंखला है अविच्छिन्न की 0 से 10, कि 0 से लेके 10 का जो मूल्य है इसके बीच के मूल्य 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल कितनी बार आए हैं, 7 बार आए हैं। 10 से 20 मान लो 12 है तो 12 किस में आएगा, इस दूसरे में। यदि हमने माना 40 है तो 40 किस में आएगा, इसमें और इसमें, दोनों में आ सकता है। वो हम देखेंगे कि श्रेणी कौन सी है, अपवर्जी है या समावेशी है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि समावेशी रीति और अपवर्जी रीति क्या होती है। यहाँ देख लेते हैं कि समावेशी नाम क्या है, समान कर लेना मतलब समा लेना। समावेशी श्रृंखला में समूह की ऊपरी सीमा की आवृत्ति को उसी समूह में शामिल किया जाता है। जैसे हमने देखा कि ऊपरी सीमा मतलब 10, निचली सीमा मतलब 0, तो 10 मतलब इसी ग्रुप में शामिल होगा। जो 10 है हम इस ग्रुप में शामिल करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये कौन सी होगी, समावेशी श्रेणी। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद है अपवर्जी श्रृंखला। कौन सी होती है, आगे के समूह में शामिल कर दिया जाता है। जो अपवर्जी होती है उसका मतलब क्या होता है कि 10 इसमें शामिल ना होगी, किसमें शामिल होगा, आगे वाले में शामिल होगा। आगे बच्चों समझ में। तो इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं अपवर्जी में और समावेशी श्रृंखला में। इसके बाद हम देखते हैं सारणीयन। अभी हमने वर्गीकरण किया, अब वर्गीकरण में हमने अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर लिया, श्रृंखलाएं देख ली। अब जो हमारे पास
आंकड़े होते हैं हम उनको किस तरह से सारणी में व्यवस्थित कर सकते हैं। सारणी क्या होती है वो यहाँ देखते हैं कि आंकड़ों का संकलन और वर्गीकरण करने के पश्चात उन्हें एक सारणी में पंक्तियों तथा स्तंभों में रखना हमेशा लाभदायक होता है। हम कोई भी आंकड़े लेके आते हैं, फिर हम उसकी एक सारणी तैयार करते हैं, उसमें पंक्तियां होती हैं, स्तंभ होते हैं, उसके आधार पे हम पूरी सारणी तैयार करते हैं ताकि कि एक निगाह में देखें और हमें चीजें समझ में आ जाए। तो उसे हम कहते हैं सारणीयन। एक सांख्यिकी सारणी सरल हो सकती है अथवा जटिल। सारणी सरल भी हो सकती है और जटिल भी, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने ज्यादा चर हैं या कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितने चर शामिल हैं। वे बड़ी सारणी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा चर भी हो सकते हैं और कम चर भी हो सकते हैं। उसी के आधार पर सारणी सरल और जटिल बनती है। यहाँ हम सारणी के भाग देखते हैं। ये एक सारणी का टाइप होता है कि इस तरह से सारणी तैयार होती है, जहां पर उपशीर्षक लिखा रहता है, यहाँ पर स्तंभ शीर्षक लिखा होता है। स्तंभ मतलब होते हैं पिलर्स जो बने हुए होते हो, और पंक्ति मतलब इस तरह से जो लाइन होती है, रो। हॉरिजेंटल होती है वो पंक्ति होती है और जो वर्टिकल होती है वो स्तंभ होती है। यहाँ स्तंभ के पार्ट लिखे रहते हैं और यहाँ पंक्ति के पार्ट लिखे रहते हैं। तो इस प्रकार से सारणी तैयार की जाती है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, उदाहरण दे रखा है कि देखो विभाग है, वाणिज्य विभाग, विज्ञान विभाग और प्रबंधन विभाग। अब विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर हमने स्तंभ का शीर्षक लिख दिया पुरुष और स्त्रियां, ये आपका उपशीर्षक हो गया, और ये हमने योग लिख दिया। तो वाणिज्य में पुरुष 336 है, स्त्रियां 504 हैं, तो 336 और 504 और टोटल कितने हो गए 840। तो इस तरह से सारणी तैयार की जाती है जो कि बहुत इफेक्टिव होती है और देखते ही हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हमसे पूछा कि प्रबंधन में कितनी स्त्रियां हैं, तो हमने प्रबंधन निकाला, यहाँ से स्त्रियां देखा, स्तंभ में स्त्रियां और पंक्ति में प्रबंधन में है, और यहाँ पर हमने देखा 400। तो इस तरह से सारणी बहुत ईजी भी लगती है और चीजें समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, अब है अर्थशास्त्र में चित्रों और रेखा चित्रों द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। हमने वर्गीकरण के द्वारा देख लिया किस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं आंकड़े। उसके बाद हमने देखा कि सारणी के हिसाब से कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम देखते हैं चित्रों और ग्राफों के द्वारा कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि हम यदि किसी भी चीज को देखना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़ने के बजाय चित्र बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, देखते ही समझ में आते हैं और बनाने में भी क्या लगते हैं, आसान लगते हैं। तो आंकड़ों को भी हम चित्रों के द्वारा और रेखा चित्रों के द्वारा बनाया जा सकता है। दो चरों से संबंधित आंकड़े एक साधारण ग्राफ से दिखाए जा सकते हैं। यह आमतौर पर रेखा या वक्र के रूप में होता है। एक कोई भी ग्राफ बनाकर रेखा के रूप में हम क्या दिखा सकते हैं, कोई भी आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। समय श्रृंखला या आवृत्ति वितरण से संबंधित आंकड़ों को एक ग्राफ के रूप में आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। आप मैथ्स में भी बनाते हैं ग्राफ, कोई भी आंकड़े दिए होते हैं उसको हम ग्राफ के रूप में आसानी से बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद उसे समझने में भी काफी आसानी होती है। चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण आंकड़ों को रेखा गणितीय रूपांतरण है। हम चित्र के रूप में भी दिखा सकते हैं कि जो भी आंकड़े हैं उसको रेखा गणित के रूप में हम दिखा सकते हैं। चित्र तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि केवल उन्हें देखकर बहुत जटिल आंकड़ों को भी समझा जा सकता है। बहुत जटिल आंकड़े हैं जिसे हमें फटाफट देखना है तो चित्रों के द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं। चित्र 1, 2 या 3 बीमा वाले हो सकते हैं। केवल चित्र की ऊंचाई प्रासंगिक होती है, चौड़ाई नहीं। चित्र जो है वो 1 बीमा वाले, 2 बीमा वाले और 3 बीमा वाले भी हो सकते हैं। और जो चित्रों की जो चौड़ाई जो होती है, ऊंचाई है, वो ही यहाँ पर हम मानते हैं जो चौड़ाई है वो प्रासंगिक नहीं होती, ऊंचाई से हमें समझ में आता है। 1 बीमा चित्र की जब बात करें तो 1 बीमा चित्रों को दंड चित्र भी कहा जाता है। याद रखना कि जो 1 बीमा चित्र है जिसमें एक हम वो दिखा रहे हैं प्रॉस्पेक्टस, तो उसे एक दंड चित्र भी कहते हैं, जिसका व्यवहार में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जो 1 बीमा चित्र है अर्थात जो दंड चित्र है उसका हम अधिकतर यूज लेते हैं। सबसे पहले आता है सरल दंड चित्र क्या होता है। इन्हें प्रस्तुत करना बहुत ही सरल है क्योंकि इनसे केवल एक प्रकार के चरों को प्रस्तुत किया जाता है। जितने चरों को हमें प्रस्तुत करना है उस प्रकार से हमें बनाना है। जब हमें एक ही चरों को प्रस्तुत करना है तो हम सरल दंड चित्र काम में लेते हैं। सरल दंड को क्षैतिज आधार पर या ऊर्ध्वाधर आधार पर बनाया जा सकता है। हम उसे क्षैतिज आधार लेके भी बना सकते हैं और ऊर्ध्वाधर आधार लेके भी बनाते हैं, लेकिन हम अधिकतर कैसे लेते हैं, क्षैतिज आधार पर ऊर्ध्वाधर दंड का व्यवहार में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज आधार पर और ऊर्ध्वाधर खंड हम बनाते हैं जिससे कि बहुत आसानी से बन जाता है और समझ में भी आता है। दंड कैसे होने चाहिए, एक समान मोटाई की होनी चाहिए और वे समान दूरी पर होने चाहिए। जब हम बनाते हैं दंड चित्र तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो एक
क्या होनी चाहिए, समान दूरी पर होनी चाहिए जो दंड बनते हैं, और साथ में उनकी मोटाई भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये सरल दंड चित्र है। एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने यहाँ पर कि वर्ष 1931-40 है, 1941-50, यहाँ विभिन्न वर्ष दे रखे हैं जिसमें जन्मदर दे रखी है 45, 35, 30, 28, 24 और 20। तो इसको आपको किससे दिखाना है, दंड चित्र से। तो बनाना बहुत ही आसान है कि हमने वर्ष को, तो जो समय चर है उसको हमने यहाँ ले लिया है, जन्म दर को हमने यहाँ ले लिया है, एक पैमाना हम इसका निर्धारित कर लेते हैं कि आपको कितने कितने पैमाने पर कितना कितना दिखाना है, और यहाँ अपने वर्ष का भी पैमाना देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जन्म दर, वर्ष, इस तरह से पूरा इंगित करके बनाएंगे। और हमने देखा 1931-40 में कितनी है, 45, तो हमने यहाँ पर 45 बना दिया। उसके बाद 41-50 में 35 है तो 33 है ना, इसके सामने। अब आप ये देख रहे हो कि बराबर दूरी पे हैं जो दंड बने हुए हैं। इसके अलावा जो दंड हैं उनकी जो मोटाई है वो भी एकदम इक्वल है, तो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आप देखते ही पहचान सकते हैं कि 1971-80 में 24 जन्म दर थी। तो इस तरह से दंड चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आंकड़े आते हैं, वो ग्राफ के द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में मूल्य, समय, संबंध, आवृत्ति आदि में हो सकते हैं। मतलब कोई भी समय संबंध है ना, आवृत्ति आदि में हम कुछ में सांख्यिकी में काम आते हैं, और इसके द्वारा हम ग्राफ तैयार कर सकते हैं। समय श्रृंखला ग्राफ में एक्स अक्ष पर दिखाई जाती है, समय और वाई अक्ष पर चर प्रस्तुत किए जाते हैं। जब भी हम ग्राफ तैयार करते हैं तो जो एक्स अक्ष है उस पर समय श्रृंखला दिखाएंगे, और जो वाई अक्ष है उस पर हम चर प्रस्तुत करेंगे। और प्रत्येक अक्ष के लिए हम क्या करेंगे, एक सुविधाजनक पैमाना निश्चित करना आवश्यक है। हम जब भी ग्राफ तैयार करते हैं तो हमें एक पैमाना निश्चित करना होगा, उसके आधार पर ही हम ग्राफ तैयार करेंगे। जैसे अब यहाँ देखेंगे कि जिससे कि दिए गए पूरे आंकड़ों को स्थान दिया जा सके और दोनों अक्षों के पैमाने भी क्या हो सके, भिन्न। जैसे जो भी आंकड़े हैं, यदि हम एक ही पैमाना रखेंगे तो क्या पता एक आंकड़ा तो आ जाए उस ग्राफ में, दूसरा नहीं आ पाए, तो दोनों को स्थान भी मिल सके, इसलिए पैमाना भिन्न भी हो सकता है। यहाँ आपको उदाहरण दे रखा है कि 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011। तो आप देख रहे हो ऊपर समय चर दिया हुआ है, नीचे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है कि 2007 में 1000 विद्यार्थी थे, 2008 में 2500 थे, 2009 में 3800 थे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भी दी हुई है। अब आपको इसको किस में दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ इस तरह से बनते हैं, ये एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पे हम समय दिखाएंगे, वाई अक्ष पे हम चर दिखाएंगे। एक पैमाना ले लेंगे, जैसे इसका हमने 1000 का लिया है, इसका हमने 1 वर्ष का पैमाना लिया है। ठीक है, तो पैमाना दोनों का अलग अलग है। अब हम देखेंगे 2007 में कितने हैं, 1000, तो हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं 2008 में कितनी है, यहाँ पर 2500 है, और 2010 में यहाँ पर दे रखे हैं 4500, 2011 में दे रखे हैं 5200। तो इस तरह से यहाँ बनाए हुए हैं। फिर हम ये सारे डॉट्स हैं इनको हम मिला देते हैं, और मिला के हमारा ये ग्राफ तैयार हो जाता है, लाइन, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि 2007, 2008, 2009 अर्थात विभिन्न वर्षों में कितने कितने विद्यार्थियों की संख्या रही थी। तो बच्चों, इसी के साथ आपका आंकड़ों का संकलन और प्रस्तुतिकरण लेसन खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।